बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। इस स्टोरी पर मैंने बड़ी मेहनत की है। इस स्टोरी से पहले मैंने बड़ी मालूमात इकट्ठी की हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, सियासी, गैर सियासी, सहाफ़ती, बहुत सारे ज़राए से मैंने कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं। इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब दोबारा एक्टिव हो चुके हैं। इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब का चीज़ों पर बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रिप मजबूत हो रही है। इस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी तितर बितर हो रही है। इस वक्त कैसे धड़ेबंदियाँ हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात, पीपल्स पार्टी बैक फुट पे जा रही है। इसकी क्या वजह है? आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, इसकी क्या वजह है? और नवाज़ शरीफ साहब की ग्रिप क्यों मजबूत हो रही है? दोबारा नून लीग क्यों खुश है? नवाज़ शरीफ साहब क्यों खुश हैं? ये सबसे सबसे यानी यूँ समझ लीजिए कि एक्सक्लूसिव मालूमात मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटे का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, धड़ धड़ लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मसाजिद की रजिस्ट्रेशन बहुत सारों की हो चुकी है। गर्मियां आ चुकी हैं, वहाँ पे जोड़ों का पानी पी रहे हैं लोग। और तो और अब बारिशों के ना होने की, अब आपको पता है ना, इस बार बारिशें ओवरऑल कम हुई हैं, उन इलाकों में तो हुई ही नहीं है। तो बारिशों के ना होने की वजह से वो तो बेचारे खुशी से उन जोड़ों का पानी भी पी रहे थे, लेकिन अब जोहड़ भी खुश्क हो रहे हैं, और उन जोड़ों के खुश्क होने से उनको वो पानी भी मुयसर नहीं है। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अपने बच्चों के बेहतर काम के, अब मुस्तकबिल के लिए, अपनी फैमिली की खैर व बरकत, और बिल्कुल चैलेंज है कि आप अपने रुके हुए कामों को जारी करने के लिए, उनकी रुकावट दूर करने के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए और जनाब प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर प्लीज़ कमेंट्स में ना पूछा करें, मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ता, इस वजह से वो रह जाते हैं। बाद में आप मुझे कहते हैं नकवी साहब हमने कमेंट्स में पूछा था वाटर प्रोजेक्ट्स के बारे में, आप व्हाट्सएप पे पूछें हुजूर। आज एक डार साहब के लिए, इसाक डार साहब के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है भाई। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सारे कुछ यूथिए मूथिए गए थे कुछ ऐसे लोग, और उन्होंने कहा जी कि डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है कोई नहीं आइन में, और ये वो है, तो इसको हटाया जाए। ठीक है। उसके बाद जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने आज वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। पहले सिंगल बेंच ने फैसला दिया था, उस फैसले को चैलेंज किया गया था डिवीज़न बेंच में। आज लाहौर हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी है, यानी इसहाक डार साहब के हक़ में फ़ैसला दिया है, और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है, वज़ीर आज़म का हक़ है, वज़ीर आज़म का अख्तियार है, वो जिसको चाहे लगा दे। तो डार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद हो भाई, एक टेंशन टली है, बस ये वाली बात। आपने अरशद चाय वाले का नाम तो सुना होगा, ये गालिबन 2016 था, कब था कि वो जब नीली आँखों वाला लड़का, एक खातून ने, यानी इस्लामाबाद की सब्ज़ी मंडी में गालिबन वो चाय बना रहा था, तो एक खातून ने उस लड़के की वीडियो या फ़ोटो इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी, सोशल मीडिया पर। उसके बाद तो भौचाल आ गया जनाब, उसकी लॉटरी निकल आई, वो दिनों दिनों क्या घंटों घंटों में मशहूर हो गया। आज अरशद चाय वाला मुश्किल में है, क्यों? फंस गया है। अरशद चाय वाला भी पठान है, अरशद चाय वाला भी अफ़गानी है, और उनका भी शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया है, और वो जनाब वो कह रहे हैं कि जी वहाँ से उनको बेदखल किया जा रहा है, और उनसे प्रूफ मांगा जा रहा है कि आप 1978 से पहले यहाँ रिहाइश का प्रूफ दें। वो चले गए हैं लाहौर हाई कोर्ट। अब लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन तो उनको समन तो किया है जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन अब मसला ये है कि एक बात है कि वो उनके वकील ने कहा कि जी देखें, ये 1978 से पहले का इनसे सबूत मांग रहे हैं रिहाइश का। भाई 1978 को इतना दूर नहीं है, ये नहीं है कि 1978 को 200-300 साल पहले हो के सबूत नहीं है। 1978 की यही बात है कि मतलब मेरे से को मांगे मैं अपनी वालदा का शिनाख्ती कार्ड दे सकता हूँ,
कोई मांगे, कोई अपने रिश्तेदारों को, बाकियों को मामा चाचा, बाकी कोई फूफो, कोई खाला को, उनका अपने पूरे ख़ानदान का। और कह सकता हूँ जी ये लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरी गवाही देंगे कि जी बहुत सारा पूरा इलाका होगा, वो कहेंगे जी इधर ही ये रहने वाले हैं सारे। तो कोई ये बात नहीं है कि भाई 1978 को इतना दूर है कि जिसका आप सबूत नहीं दे सकते, लेकिन अब वो कोर्ट ने फैसला करना है, जाहिर है। तो वो फिर अभी उनका शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख, क्योंकि जो ग्रीन कार्ड होल्डर भी थे ना, उनको भी निकाला जा चुका है। इस वक्त को 13-14 लाख से ज़्यादा अफ़गानी चले गए हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल जनाब डेड श्योर है कि एक दिन भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और जो हमने डेडलाइन दी थी 31 मार्च की, वही है। अब अफ़गानियों के ख़िलाफ़ बिल्कुल धड़ाधड़ एक्शन लिया जा रहा है। रोज़ाना के हिसाब से हज़ारों की तादाद में उन्हें सरहद पार करवाई जा रही है। असल में मसला ये है कि जो पुट्ठे काम किए हैं ना पिछलों ने, अब वो हाफिज़ साहब को और इस गवर्नमेंट को वो ठीक करने पड़ रहे हैं, लोगों को बहुत सारा। जब आप पुट्ठे काम करते रहें और कोई भी न कहे, और फिर उसके बाद ये इदारों का तो कसूर होता है ना, ये तो नहीं एंक्रोचमेंट होती रहे, आप ना वो करें, फिर जब किसी की दुकान गिराएंगे, घर गिराएंगे, तो फिर चीख पुकार तो होगी ना। मैं जब कराची में रहता था, मैं 5 साल कराची में रहा, तो हमने कैमरा लेकर एक दफ़ा कोई इंटरव्यू के सिलसिले में कहीं गए, जनाब हम देखें तो कब्रिस्तान के ऊपर घर बने हुए हैं सारे, मतलब आधा कब्रिस्तान लथाड़ा हुआ है। कब्र शबरों को वो उन्होंने प्लेन करके ना, पूरा एक मैदान बना के ना, तो ऊपर घर बना लिए। अब अगर उन घरों को गिराया जाएगा तो फिर तो लोग चीखेंगे। उस वक्त ये इदारे सो रहे होते हैं, जो कंसर्न इदारे होते हैं उस वक्त सो रहे होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे होते हैं, जो सूबाई इदारे होते हैं, जो कौमी इदारे होते हैं, वो सो रहे होते हैं। अब मसला ये है कि इन सारी चीज़ों को जब ये अफ़गान महाजरीन यहाँ पे कैंपों में आए, फिर जनरल फैज़ ने कैंपों से निकाल के PTI के जलसों में इनसे नारे लगवाए, फिर उसके बाद इनको दोबारा बसाया गया, ये वो इसी तरीके से तो कैंपों तक महदूद नहीं किया गया। इनकी शादियाँ यहाँ हो गई। नादरा वालों ने मुबैना तौर पे कई लोगों ने पैसे लेके या जिस तरीके से भी इनको कार्ड बना के दिए, अब वो इनके बच्चे हो गए, यहाँ पे फैमिलीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें थीं तो गलत ना, ऐसी बात तो नहीं, उनको कैंपों तक महदूद रखना था ना। कुछ ममालिक हैं जिन्होंने कैंपों तक महदूद रखा, अब ईरान भी उनको निकाल रहा है लाखों की तादाद में। तो भाई बात फिर उसके बाद इन्होंने फसाद मचाना शुरू कर दिया, दहशत गर्दी में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, हमारे इदारे सोते रहे। अब जो बंदा जागा है तो आप उनका साथ दें ना। अब ये तो नहीं है कि एक चीज़ गलत होती रही है तो वो अब आइंदा हमेशा के लिए वो गलत होती रहेगी। ये बात, ये मैं अब एक ख़बर पढ़ रहा था कि USA का जब आप वीज़ा लेते हैं ना वहाँ पे रिहाइश के लिए, मुलाजमत के लिए वगैरह वगैरह, तो वो बता रहे हैं कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स देखते हैं, वो यूट्यूब, ट्विटर वगैरह, फेसबुक, ये सारे ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ना, वो ये देखते हैं। अगर आपने कोई पोस्ट की उनके ख़िलाफ़, तो फिर तो वो उन्होंने कहा तो ये है कि आपने अगर यहूद मुखालिफ कोई पोस्ट की, कोई इस तरह से कोई पोस्ट की, लेकिन अब तो वो कहते हैं कि ट्रंप के ख़िलाफ़ भी कोई पोस्ट करो तो वो भी आपको वहाँ से, और वो कहते हैं सिर्फ आपका वो वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, अगर वहाँ ऑलरेडी आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या सिटीज़न हैं इवन, तो उस वक़्त भी आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। तो अब यहाँ तो कोई नहीं बोलता कि आप सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की बुनियाद पे आपको वीज़ा अगले मुल्क रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन किसी ने नहीं बोला। यहाँ पर जब पाकिस्तान में कोई आता है तो फिर चीखो पुकार शुरू हो जाती है। ये इसी तरीके से हर कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट वो सिक्योर करने और उसकी हिफाजत करने का मुकम्मल हक रखता है। अब आ जाएं जनाब नवाज़ शरीफ साहब पे, और नवाज़ शरीफ साहब की ना, मैं आपको एक बात बताऊं, अब नून ने ये बात सुन के बड़े नाचना शुरू कर देंगे मुझे पता है, और लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैंने शुरली नहीं छोड़ी, मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। नवाज़ शरीफ साहब जनाब दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, सुना तो कितने अरसे से जनाब वो दोबारा एक्टिव हो रहे हैं वगैरह वगैरह ये सब, लेकिन अब है कि अब पंजाब में को उनके जलसों का शेड्यूल आ गया है। पहले वो पंजाब में, फिर उसके बाद बाकी सूबों में भी, और वो बलूचिस्तान में भी अपना किरदार अदा करेंगे। अभी हो सकता है वो कुछ दिनों तक बलूचिस्तान भी जाएं। डॉक्टर मालिक साहब जो उनके पास अभी आए भी थे, डॉक्टर मालिक बलोच, उनके साथ भी, इवन यहाँ तक के वो जो बाकी लोग हैं कुछ स्टेक होल्डर्स, महरंग बलोच साहबा टाइप नहीं, ठीक हो गया ना, तो बाकी बहुत सारे अख्तर मेंगल साहब भी, इवन बाकी लोग भी, तो उनके साथ वो बैठ के
कोई उनका सियासी हल भी निकालेंगे, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ही ये सियासी हल निकाल सकते हैं। अब वो एक्टिव हो रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब की दोबारा बहुत सारे मामलात पर एक ग्रिप मजबूत हो रही है। 2025 है, 2027 तक ये सूरत हाल कुछ हो सकता है, क्या पता 2027 के कोई मिड में या इस तरह से कोई इलेक्शन भी अनाउंस हो जाए। ये बहुत सारी बातें होती हैं ना। फिर अभी थोड़ा सा रुकें, सारी एक ही वीडियो में नहीं पूछनी आपने, ठीक हो गया ना। तो अब जो है, अच्छा आप ये पूछेंगे कि यार ये वजह क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब को बहुत सारे रिजर्वेशंस भी थी। नवाज़ शरीफ साहब को दीवार के साथ भी लगाया गया। नवाज़ शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी नाराज़ी भी है, लेकिन अब वो दोबारा कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, ग्रिप हासिल कर रहे हैं बहुत सारे मामलात में बहुत सारी चीज़ों में, ठीक हो गया। और इसी वजह से वो सरगर्म हो रहे हैं। इसी वजह से उनका शायद कोई लंदन का प्लान भी बन रहा है। अगर वो वहाँ गए तो क्या पता वहाँ पर भी कुछ मुलाकातें हों, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इलाज के सिलसिले में भी, और बहुत सारी कुछ और चीज़ें भी। अब लंदन जब वो गए तो वहाँ पर कोई सुना है मरीम नवाज़ साहबा ने भी कोई 2-3 दिन के लिए जाना है, कोई शहबाज शरीफ साहब ने भी 2-3 दिन के लिए जाना है, और इन्होंने फिर थोड़ा ज़्यादा रहना है, कोई हफ्ता 2 हफ्ते। तो फिर मतलब कहने का ये है कि बहुत सारी इसके ताने बाने भी वहीं पर मिला दें, ठीक होगी। अब ग्रिप क्यों मजबूत हुई? ग्रिप मजबूत होने का ये है कि जनाब बड़े घर के साथ ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हुए हैं। ग्रिप क्यों मजबूत हुई? मैंने एक बहुत ही अहम रहनुमा से पूछा। उन्होंने कहा नकवी साहब हमने जब आए थे ना ये इलेक्शन के बाद, तो हमने आपस में मीटिंग करके एक तय की थी बात कि हमने हर दफ़ा दीवार से टक्कर नहीं मारनी, दीवार में टक्कर नहीं मारनी। अब मैं समझ गया, मैंने कहा दीवार से मुराद आपकी मुराद है एस्टेब्लिशमेंट। होगा जी बिल्कुल, ठीक हो गया ना। हर दफ़ा हमसे कोई टक्कर मरवा देता है और फिर उसके बाद वो पीछे हो जाते हैं, और हम फिर उसके बाद 10 साल तक पीछे चले जाते हैं, और लोग फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान भी पीछे चले जाता है, हमारी जमात भी पीछे चली जाती है, और ये हमारे लीडरान भी अंदर चले जाते हैं। हम सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं, और ये वाली सूरत हाल है। अब की बार हमने ये तो फिर मैंने कहा कि जी इसका मतलब तो ये है कि आप पर ये इल्ज़ाम आएगा कि आप तो इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र हैं, या जो बाकी लोग हैं वो आपको बूट चाट किया, क्योंकि कुछ भी कहते रहें, ठीक होगी ना। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान का जहाँ मफाद है, जो जिस तरह का भी हम वहाँ वो करते हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं है। वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत साथ चलती होती है, और कोई कुछ भी कह ले, इस तरह से कह के हमें कोई टक्कर मारने पर मजबूर नहीं कर सकता। अच्छा एक बात ठीक हो गया, यहाँ तक कि PTI का शरादा बिखरने लगा है। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि 25 से 30 लोगों का हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो, जो पंजाब असम्बली में वो अलग धड़ा बनाने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार बैठा है। यहाँ पर कौमी असम्बली में को 15-20 लोग हैं जो बिल्कुल अलग धड़ा बनाने के लिए तैयार बैठे, और उनकी रहनुमाई या क़यादत या कुछ भी हो सकता है ज़ैन कुरैशी साहब भी करें। हैं, मैं बाकी मुझसे ना पूछे ना इधर उधर की बातें, और वो अपने वाले साहब की गाइडलाइन के मुताबिक चल रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर वो आपको पता है कि वो धड़ा जो आएगा तो फिर वो वोट देगा, और फिर वो वोट देगा तो फिर आपको पता है कि आप आगे समझदार हैं, ठीक हो गया ना, सियाने हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और किसने फिर भिजवाने हैं इधर उधर, बैरिस्टर गौहर ने या वो हो जाता है। तो खान साहब को आराम से साइडलाइन किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जहाँ पे आज़ाद लोग हैं, वहाँ PTI का वो लगता ही नहीं, क्योंकि यहाँ सारे आज़ाद हैं ना। यहाँ पंजाब में भी आज़ाद हैं, इधर भी आज़ाद हैं। उन पे वो डेफेमेशन की जो वो है क्लास उसकी वो फ्लोर क्रॉसिंग वाली वो लगती ही नहीं है, ठीक हो गया ना। डिफेक्शन क्लास वो जो फ्लोर क्रॉसिंग वाली वो लगती नहीं है, आज़ाद पर किधर लगती है। तो खैर अब उसके बाद जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, उधर में सुना है कोई 30 से 40 लोग अली अमीन गंडापुर की फेवर में वो और इमरान खान के ख़िलाफ़ वो आने लगे हैं। और वो जनाब वो बिल्कुल अभी आपने देखा कि ये जो मिनरल वाला बिल वो बाकी बहुत सारे चूँ चना कर रहे थे, तो अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ उस पर डट गए कि ये बिल तो आएगा,
ٹھیک ہے نا. اور وہ انہوں نے کہا کہ اس پر تو آپ فوج کا قبضہ چاہتے ہیں, تو انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ بل تو آئے گا. تو بہت اب تو یہاں تک بھی ہم سن رہے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بھائی علی امین گنڈاپور پہ کو مشکل بنی تو اس کو شہباز شریف بچائے گا. ہاں سمجھ آ گیا. اب یہ چیز آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہوگی, لیکن یہ فیکٹ ہے, یہی حقیقت ہے. یہ اب آپ اس کو تلخ حقیقت کہیں, آپ اس کو کڑوا سچ کہیں, آپ اس کو کچھ بھی کہہ دیں کہ علی امین گنڈاپور پہ اگر کوئی بنی تو شہباز شریف صاحب اس کو بچانے کے, ہو سکتا ہے کچھ اور اتحادی بھی اس کو بچانے کے لیے سامنے آئیں, لیکن اس پہ عام طور پہ وہ کہا جا رہا ہے کہ بنے گی نہیں, کیونکہ آزاد لوگ ہیں, وہ 30 سے 40 لوگوں کا گروپ ہے جو علی امین کی فیور کر رہا ہے. اور یہ ساری صورتحال. اب یہاں پہ ایک مسئلہ کہ جناب پیپلز پارٹی بھی کھڈے لائن لگائی جا رہی ہے, ان کو وہ خود لوگ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اور وہ جو زرداری صاحب خواب دیکھ رہے تھے کہ جی بلاول صاحب اگلا پرائم منسٹر ہوگا, وہ خواب اب بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ خواب بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ خود سندھ کے اندر لالے پڑ چکے ہیں. اب تو پنجاب میں مریم نواز شریف ان کو 1 انچ کی سپیس بھی نہیں دے رہی, بالکل پکی بات ہے. خیبر پختونخوا میں بھی ڈیفرنٹ صورتحال ہے, آپ کو پتہ ہے. باقی رہا کچھ بلوچستان, تو وہ بلوچستان کی اور سندھ کا ان کے پاس آپشن, کیونکہ اب انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بھئی اگلی حکومت میں ہم نون لیگ کو سائیڈ لائن کر کے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بنا لیں گے. تو یہ صورتحال بھی ذرا گڑبڑ ہوتی نظر آ رہی ہے. زرداری صاحب بہت ہی زیرک سیاستدان ہیں, اور یہ ان کو اب تفکرات لاحق ہو گئے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ ہاسپٹلائز بھی ہیں. تو اب خیر, اب یہ بہت ساری چیزیں. آج کی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے نہریں نکالنے کے سلسلے میں, یعنی نہریں جو نکالی جا رہی ہیں وہ نہروں والے ایشو پہ بہت پھڈا پڑا ہوا ہے, تو انہوں نے ایک نہریں نکالنے کے خلاف ایک ریزولوشن جمع کروائی, لیکن اس ریزولوشن کو ایجنڈے پر نہیں رکھا گیا. اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ پیپلز پارٹی سب سے بڑی اتحادی ہے نون لیگ کی, وہ ریزولوشن جمع کرا رہی ہے نہروں کے نکالنے کے خلاف, لیکن وہ ریزولوشن کو ایجنڈے پہ نہیں لایا گیا. تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب تو سمجھ, کیونکہ نہریں بھائی میں نے پہلے بھی بتایا یہ گرین انیشیٹو کے تحت نکالی جا رہی ہیں. یہ کوئی نون لیگ کی حکومت نہیں نکال رہی, یہ وڈا گھر نکال رہا ہے, یہ پاور کاریڈور نکال رہا ہے, یہ کنٹرول ٹاور نکال رہا ہے نہریں. اب وہ پتہ ہے, وہ تو خیر اوپر سیاسی بیانات ہوتے ہیں, اور نون لیگ اور ادھر کی بات, انہوں نے کہا بھی ہم آپ کے تحفظات دور کریں گے, لیکن دور تو کریں گے, لیکن آپ کا آیا بالکل درست, لیکن پرنالہ وہیں پہ رہے گا, نہریں نکالی جائیں گی. سمجھ آ گئی. اب وہ بہت سارا وہاں پھڈا, پہلے تو دیکھیں نا جو سندھ کی مقامی لسانی جماعتیں تھیں انہوں نے احتجاج شروع کیا تھا, پھر وہ اور احتجاج کا مرکز اور ان کا ٹارگٹ پیپلز پارٹی تھی. جب پیپلز پارٹی نے یہ محسوس کیا کہ یار یہاں تو ہمارا ووٹ بینک تباہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے اس پر سائن کی ہیں, اب تو نون لیگ والے بھی کہنے شروع ہو گئے ہیں کہ نہروں کے معاملے پر زرداری صاحب خود سائن کر چکے ہیں اور اس کی اپروول دے چکے ہیں. تو اب جب وہاں پر احتجاج ہوا تو پھر اس کے بعد وہ پھر ان کو پڑھا کہ یار یہ تو اندرون سندھ بھی یہ مسئلہ ہو گیا, کراچی تو آلریڈی ذرا صورتحال ملی جلی ہوتی ہے, تو پھر یہ تو بڑا مسئلہ ہے. پھر وہاں تو ویسے ہی ایم کیو ایم کی اکثریت ہوتی ہے, لیکن اب اندرون سندھ بھی اگر کوئی گڑبڑ زیادہ ہو گئی اور لوگوں کو اس طرح سے متنفر کیا گیا کہ جی پیپلز پارٹی ہی آپ کی فصلوں کو سکھانے, خشک کرنے اور تباہ کرنے کی ذمہ دار ہے, تو پھر تو بڑی مصیبت ہوئی. اب پیپلز پارٹی نے جلسے رکھنے شروع کر دیے اور پیپلز پارٹی نے وہاں پہ احتجاج شروع کر دیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے, اور اب آپ دیکھتے جائیں کہ کس طریقے سے نواز شریف کی گرپ ہر آئے دن کے ساتھ کس طرح سے مضبوط ہوتی ہے, کس طرح سے معاملات میں, سیاسی معاملات میں, ملکی معاملات میں, معاشی معاملات میں, ہر قسم کے معاملات میں ان کا کس طریقے سے فیڈ بیک ہوتا ہے, اور کس طرح سے ان کو ملنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, اور کس طرح سے وہ کون سے فیلڈ میں وہ لیڈ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی.
السلام علیکم احباب گرامی، صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ میں ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے آج ایک بے آب علاقہ کی مسجد میں ایک واٹر پروجیکٹ نصب کیا، جو کہ محترمہ فرخندہ رفیق اور محترم رانا افتخار علی صاحب نے اپنے مرحومین والدین محمد رفیق، ثریا بانو، محمد اکرم، زرینہ بیگم اور مرحومہ دادی چراغ بی بی کے اصال ثواب کی نیت سے عطیہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی رانا افتخار صاحب، محترمہ فرخندہ رفیق اور ان کی فیملی پر اپنی رحمتیں برکت نازل فرمائیں، ان کے رزق جان مال میں برکت عطا فرمائیں، انہیں ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرمائیں، اور مرحومین محمد رفیق، ثریا بانو، محمد اکرم، زرینہ بیگم اور چراغ بی بی کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رانا افتخار علی، اللہ آپ کو رزق حلال دے، آمین، آپ کے گھر میں رحمتیں دے، آمین۔ فرخندہ رفیق، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آمین، آپ کے گھر میں صحت اور سلامتی ہو، آمین۔ ظفر انکل، اللہ آپ کو بہت دے، آمین، اللہ آپ کے گھر میں رحمتیں نازل کریں، آمین۔ شکریہ ظفر انکل، شکریہ ظفر انکل، شکریہ رانا افتخار علی، فرخندہ رفیق، شکریہ رانا افتخار، شکریہ ثریا بانو، شکریہ ظفر انکل۔ یا العالمین، جو انہوں نے ہمیں واٹر سپلائی پروگرام دیا، فرخندہ رفیق، زوجہ رانا افتخار علی کی طرف سے جو سونا اہتمام کیا گیا، اپنے پاک الہند بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا العالمین، جتنے ان کے مرحومین ہیں، یا العالمین کے والدین کے لیے محمد اکرم، زرینہ بیگم، چراغ بی بی، محمد رفیق، ثریا بانو، یا العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا العالمین ان کی کامل بخشش اور مغفرت عطا فرما۔ تفسیر میں مرحوم ہے کہ جب جنت الفردوس میں مرحوم کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ سوال کرتا ہے پروردگار یہ کس طرح ہوا، تو جواب آتا ہے کہ تمہیں یہ درجات اعلیٰ مقام اور تمہاری اولاد کی وجہ سے ملا ہے، انہوں نے تمہارے ایصال ثواب کے لیے میری مخلوق کے لیے آسانیاں اور سہولیات فراہم کی ہیں۔ آج ایک ایسی قابل فخر اور فرمانبردار اولاد فرخندہ رفیق، زوجہ رانا افتخار علی نے اپنے مرحوم والدین محمد رفیق اور ثریا بانو کے لیے، رانا افتخار علی اپنے مرحوم والدین محمد اکرم، زرینہ بیگم اور چراغ بی بی کے درجات اور اعلیٰ مقام کے لیے پینے کے صاف پانی کا انتظام کیا ہے۔ آج ان مرحومین کی ارواح جنت کے مکینوں میں اعلیٰ درجات پر فیض ہوں گے اور جنت کے مکین ان پر رش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ظفر نقوی اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا یہ پانی کا ترینہ مسئلہ حل کیا۔ یہاں نمازی آتے ہیں، پڑھائی کے لیے بچے آتے ہیں، وہ بہت مشکل ہوتی تھی، اب الحمدللہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ پاک ان کا یہ قبول و منظور فرمائے۔ زوجہ رانا افتخار علی، فرخندہ رفیق، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں، جان میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے پانی کا ہمیں نظام بنا دیا، ادھر موٹر لگا دیا ہے، اوپر ٹینکی لگا دیا ہے، ادھر ٹوٹیوں کا نظام سیدھا کر دیا ہے، پہلے نہیں تھا۔ ان کے اس عطیہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ نظام کیا ہے، ان دونوں کے والدین کو اللہ تعالیٰ بخش دے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم ساری زندگی ہماری اولاد ان کو دعائیں دیتی رہے گی۔ انہوں نے اللہ کے گھر کے لیے یہ عطیہ کیا ہے، اللہ پاک انہوں کا اپنی بارگاہ میں منظور و قبول کرے۔ فرخندہ رفیق، زوجہ رانا افتخار علی، محمد رفیق، ثریا بانو، رانا افتخار علی، محمد اکرم، زرینہ بیگم، چراغ بی بی، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے مرحومین کو اللہ پاک جنت میں اعلیٰ تو اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، پورے ملک خصوصاً بے آب علاقوں میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جوہر اور تالاب خشک ہو گئے ہیں اور گرمی بھی شروع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے خلق خدا کے پانی کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ہم زی این نیوز کے تمام درد دل رکھنے والے احباب سے ملتمس ہیں کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب اور اپنے پیاروں کی صحت و سلامتی کے لیے صاف پانی کی فراہمی کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔